सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका जो आपको इस पूरे सेशन में आपको हिंदी पढ़ाने वाली है। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं अध्याय नंबर 1 से, जिसका शीर्षक है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो सबसे पहले हम जानते हैं भाषा के बारे में। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे नित्य प्रति दूसरे लोगों के संपर्क में रहना ही पड़ता है। भाषा के बिना ना तो वह अपनी बात समाज के दूसरे लोगों को समझा सकता है और ना ही उनकी बात वह स्वयं समझ सकता है। भाषा विचारों व भावों के आदान प्रदान का साधन है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है अतः हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर, लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर समझते हैं। यानी कि हम क्या हैं? हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हम एक मनुष्य हैं, हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हमें दूसरों से बात करने के लिए, उनसे संपर्क करने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है? हमें भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। बिना भाषा के हम ना तो अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं और ना ही दूसरों की बात हम समझ सकते हैं। तो इसलिए इस बुक में ऐसा कहा गया है कि भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर समझते हैं। यानी कि जब कोई दूसरा बोलता है तो हम उसकी बातों को सुनते हैं और जब हम बोलते हैं तो दूसरा हमारी बातों को सुनता है और जब हम लिखते हैं तो दूसरा हमारी बातों को लिखकर समझता है। तो इसलिए कहा गया है कि बोलकर या लिखकर अपने विचारों को हम प्रकट करते हैं और दूसरे लोग हमारी बातों को सुनकर और पढ़कर समझते हैं। तो अगर हम कहें कि भाषा क्या है? भाषा एक साधन है। किसके लिए? किस चीज का साधन है? हमारे विचारों के आदान प्रदान करने का एक साधन है। अपनी किसी बात को कहना तथा दूसरों की किसी बात को समझने के ढंग के आधार पर हम भाषा के निम्नलिखित दो रूप होते हैं। यानी कि जब हमें अपनी बात को कहना होता है और दूसरों की बात को समझना होता है तो उसके आधार पर हमने निम्नलिखित दो रूप देखे हैं भाषा के। कौन कौन से? पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित। तो सबसे पहले हम जानते हैं मौखिक भाषा के बारे में। तो यहाँ पे हमें एक चित्र दिया हुआ है और उस पे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, तो इन्हें पढ़ते हैं। पहले चित्र में लिखा है, पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक माँ और एक बच्चा है जो आपस में वार्तालाप यानी कि बात कर रहे हैं। तो माँ बेटे से क्या कह रही है? बेटा तुम क्या लोगे? तो फिर बेटे ने क्या उत्तर दिया? मम्मी मुझे टॉफी, बिस्कुट तथा चॉकलेट चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि माँ ने बोलकर अपने बेटे से प्रश्न पूछा कि तुम क्या खाओगे और बेटे ने कैसे सुनकर उस प्रश्न का उत्तर दिया। तो ऊपर दिए गए चित्र में माँ ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए और पुत्र ने सुनकर अपना मत दिया। इसका मतलब यह हुआ कि मनुष्य दूसरों के विचार या भाव यानी कि बात सुनकर समझ लेता है तथा अपने विचार या भाव बोलकर प्रकट करता है। इसे ही मौखिक भाषा अथवा भाषा का मौखिक रूप कहा जा सकता है। भाषा का मौखिक रूप अस्थायी होता है क्योंकि बोलकर प्रकट किए गए विचार बोलने के बाद नहीं रहते, अर्थात इन्हें सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। यानी कि जो बातें हम बोलकर एक दूसरे को समझाते हैं, बोलकर या जो कोई दूसरा हमारी बात सुनकर समझता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया था कि एक माँ ने अपने बेटे से कुछ पूछा और बेटे ने अपना मत कैसे दिया? सुनकर दिया। तो इसलिए
यहाँ पर किस प्रकार से भाषा का आदान प्रदान किया गया? बोलकर, यानी कि ये भाषा का कौन सा रूप है? यह भाषा का मौखिक रूप है। और यह भी कहा जाता है कि मौखिक भाषा किस प्रकार की होती है? अस्थायी होती है। क्यों? क्योंकि जो हम बोल देते हैं वो बोलने के बाद वो शब्द वहीं खत्म हो जाते हैं, यानी कि वो बात वहीं खत्म हो जाती है, अर्थात इन्हें सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। यानी कि जो हम बोल रहे हैं उसे हम सुरक्षित नहीं रख सकते। भी मैंने कुछ बोला, वो बात आप लोग ने सुनी, खत्म। उसके बाद ना आप इस बात को कहीं सुरक्षित रख सकते हो, ना कुछ संभाल कर रख सकते हो। इसलिए भाषा को क्या कहते हैं? भाषा को अस्थायी कहते हैं। अब अगला है हमारा लिखित भाषा। अब यहाँ पे हमें एक और चित्र दिया गया है कि एक औरत और एक आदमी में वार्तालाप हो रहा है। पहला पहला वाक्य है, रामू मैंने पूजा के सामान की सूची बना दी है, बाजार जाकर सामान ले आओ, पढ़कर देखना कुछ छूट तो नहीं गया। तो अब इस औरत ने रामू को क्या बोला कि पढ़कर तुम देख लो सूची में कुछ छूटा तो नहीं सामान। उसने एक लिस्ट दी है, एक सूची दी है, एक कागज दिया है, उस पे उसने सारा पूजा का सामान लिखा है और रामू को कहा कि उसको लेके आ जाओ, लेकिन उससे पहले तुम एक बार पढ़कर देख लो कि कुछ छूटा या नहीं। फिर रामू ने जवाब दिया, मैडम जी आपने इसमें दिया तो लिखा ही नहीं। फिर रामू ने उस सूची को पढ़ा और फिर उसने क्या देखा कि उसमें क्या नहीं लिखा, दिया तो लिखा ही नहीं है। तो उसने वो चीज कैसे समझी? उसने वो चीज पढ़कर समझी। और औरत ने वो चीज कैसे समझाई? उसने वो चीज लिखकर रामू को समझाई कि उसे क्या क्या लाना है, और रामू ने पढ़कर समझा कि इसमें से कुछ छूट गया है। ऊपर दिए गए चित्र में मालकिन ने सामान के नामों की सूची बनाई तथा रामू नौकर को पढ़कर छूटे हुए सामान को बताने के लिए कहा। बच्चों, मालकिन अपने मन के भाव विचार लिखकर नौकर को बता रही है और नौकर पढ़कर उन्हें समझ रहे हैं। इन्हें लिखित भाषा या भाषा का लिखित रूप कहते हैं। यानी कि जो अभी हमने चित्र में देखा और कुछ जो वाक्य हमने पढ़ा उसमें हमने देखा कि मालकिन ने लिखकर अपनी चीजें दी और रामू ने उसे पढ़कर समझा। तो ये भाषा का कौन सा रूप है? यह भाषा का लिखित रूप है। भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है क्योंकि इसके द्वारा विचारों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। भाषा के लिखित रूप के कारण ही हमारा प्राचीन साहित्य सुरक्षित है। यानी कि अब लिखित भाषा कैसी है? लिखित भाषा स्थायी है। क्यों? क्योंकि हम लिखित भाषा को सुरक्षित रख सकते हैं और लंबे समय तक के लिए इसे अपने पास रख सकते हैं। और लिखित भाषा के कारण ही हमारा जो प्राचीन साहित्य है, यानी कि जो हमारी प्राचीन चीजें हैं, वो कैसी है? सुरक्षित है। क्योंकि हम उन प्राचीन चीजों को पढ़कर ही समझ पाते हैं कि पहले के टाइम पे क्या होता था, कैसा समय था। ये तो पहले की किताबें हो गई, रामायण हो गई, गीता हो गई, ये सब क्या है? ये सब हमारे साहित्य है जिन्हें हम पढ़कर समझ पाते हैं। तो ये कैसे सुरक्षित है? इन्हें क्योंकि लिखा गया है, इसलिए यह सुरक्षित है। अब हमारा अगला है सांकेतिक भाषा। अब हम यहाँ पे चित्र देख रहे हैं कि दो माँ बेटों में वार्तालाप हो रहा है। बेटा माँ से बोल रहा है, मम्मी अंकल जी दाएं बाएं हाथ घुमा रहे हैं। बेटा, ये हाथों के इशारों से एक तरफ के ट्रैफिक को रोककर दूसरी तरफ के ट्रैफिक को चलने का संकेत दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक चित्र हमें दिया है ट्रैफिक पुलिस का, जो क्या कर रहा है? अपने हाथों के इशारों से गाड़ियों को बता रहा है कि कौन सी तरफ की गाड़ियों को चलना है, कौन सी तरफ की गाड़ियों को रुकना है। तो बेटा वही पूछ रहा है कि मम्मी अंकल जो है दाएं बाएं हाथ क्यों घुमा रहे हैं? तो उसकी मम्मी ने बताया कि वो अपने हाथों के इशारों से एक तरफ के ट्रैफिक को रोककर दूसरे तरफ के ट्रैफिक को चलने का संकेत दे रहे हैं। यानी कि उन्होंने कैसे समझाया? अपने संकेतों के, हाथों के संकेतों से उन्होंने अपनी बात समझाई। फिर उसकी मम्मी ने बताया कि किस प्रकार से जो पुलिस कर्मी है वो अपने हाथों के इशारों से समझा रहा है कि कब गाड़ी को रुकना है और कब कौन सी गाड़ी को आगे बढ़ना है। तो ऊपर के चित्र में ट्रैफिक पुलिसकर्मी के हाथ उठाते ही सभी वाहन यथास्थान रुक जाते हैं तथा उसके हाथ हिलाते ही सभी वाहन आगे बढ़ जाते हैं।
पुलिसकर्मी द्वारा इशारे यानी कि संकेत से लोगों को वाहन रोकने अथवा चलाने का आदेश देना भाषा के सांकेतिक रूप का उदाहरण है। यानी कि जो सांकेतिक रूप कौन सा है, जब हम संकेतों के द्वारा यानी कि अपने हाथों के इशारों से ऐसे, जैसे अगर हमें कोई चीज चाहिए तो हम इशारा करते हैं कि ये क्या है, ये है सांकेतिक इशारा। तो इसके द्वारा हम लोगों से वार्तालाप करते हैं, जिस प्रकार से पुलिसकर्मी ने किया। और ये भाषा ज्यादातर किन लोगों के लिए होती है, ये भाषा उन लोग के लिए होती है जिनके लिए बोलना मुश्किल होता है। और जैसे हम मैच वगैरह देखते हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि जो अंपायर है वो बोलकर चीजों को नहीं बताता, वो कैसे बताता है, अपने हाथों के इशारों से बताता है कि कब छक्का है, कब आउट है, कब चौका लगा है। तो ये सब क्या है, ये सब सांकेतिक रूप है भाषा के। लेकिन आम जीवन में हमेशा संकेतों के द्वारा अपनी बात कहना समझना संभव नहीं है। इसके लिए हमें मौखिक अथवा लिखित भाषा की आवश्यकता होती है। संकेतों अथवा इशारों द्वारा कही गई बातों को व्याकरण में भाषा के अंतर्गत नहीं रखा गया है, अर्थात इसे हम भाषा का रूप नहीं कह सकते। संकेत द्वारा कही गई बात अपूर्ण तथा अस्पष्ट होती है। यानी कि जो सांकेतिक भाषा है, अब उसको अगर हम अपने जीवन में हमेशा के लिए अप्लाई करें, उपयोग करें, तो हम ढंग से अपनी बातों को नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि हम सारी बातों को तो इशारों में नहीं समझा सकते। तो इसलिए हमें कभी ना कभी मौखिक और लिखित भाषा की आवश्यकता होती ही है। इसलिए संकेतों द्वारा जो हम बात करते हैं उसे व्याकरण में भाषा के अंतर्गत नहीं रखा गया है, अर्थात इसे हम भाषा का रूप नहीं कह सकते। इसलिए और संकेतों द्वारा जो भाषा है, जो बात कही जाती है, वो अपूर्ण तथा अस्पष्ट होती है, क्योंकि कभी कभी किसी को हो सकता है कि हम जो इशारा कर रहे हैं, जो संकेत देना चाहते हैं, वो समझ ना आए, वो अस्पष्ट हो। इसलिए इसको सांकेतिक रूप को भाषा के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है, किसमें, व्याकरण में। इसलिए व्याकरण के द्वारा भाषा के केवल दो ही रूप हैं, कौन कौन से, मौखिक और लिखित। अब यहाँ पे हम कुछ देखते हैं। यहाँ पे हमें भारतीय भाषाएं दी गई हैं, कौन कौन सी। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। यानी कि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन जो संविधान है, जो हमारा लॉ है, उसने कौन सी भाषाओं को रखा है, उसने 22 भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की है। यानी कि 22 भाषाओं को उसने स्वीकार किया है, किसमें, भारत के संविधान में, यानी कि इंडिया का जो लॉ है। और वो भाषा कौन कौन सी है, असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीर, कोंकणी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, उर्दू, हिंदी, डोगरी, मणिपुर, संथाली, बोडो और मैथिली। तो ये हमने देखा कि कौन सी 22 भाषाएं हैं, ये जो संविधान द्वारा स्वीकृति प्राप्त की गई है। अब हम अगला पढ़ते हैं लिपि के बारे में। अब अगला हमारा टॉपिक है लिपि। जब मानव समाज प्रारंभिक अवस्था में था तो वह अपनी बात बोलकर ही अपना काम चला लेता था। समय के साथ जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ और उसके परिचित दूर दूर तक फैलते गए, तब उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए माध्यम ढूंढा गया। फिर मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप दिया जाने लगा। यही लिखित रूप लिपि कहलाया। यानी कि जब मानव समाज प्रारंभिक यानी कि पहले के समय में, जैसे पहले की अवस्था में था, तो उस समय में ऐसा होता था कि बोलकर हम अपनी बातों को, हमारा मतलब काम चल जाता था, सिर्फ केवल मौखिक भाषा से हमारा काम चल जाता था। लेकिन जैसे जैसे हमारा समय बीतता गया और मानव और विकसित होता गया, सभ्यता प्राप्त करता गया, तो क्या हुआ कि अब हमें दूर दूर के लोगों से भी बात करनी पड़ती थी। अब दूर दूर के लोगों से हम कैसे बात करें, बोलकर तो हम बात नहीं कर सकते। इसलिए तब उन तक बात पहुंचाने के लिए एक और माध्यम ढूंढा गया जिसको मौखिक भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप दिया जाने लगा। कब, जब हमें दूर दूर तक संकेत भेजने पड़े। तो यही जो लिखित रूप है, जो भाषा का, यानी कि जो भाषा की ध्वनियों का जो लिखित रूप है,
वो क्या है, वही हमारी लिपि है, यानी कि किस प्रकार से ध्वनियों को लिखा जाता है, तो वो क्या है, वही लिपि कहलाती है। अब हम पढ़ते हैं अगला, राष्ट्रभाषा। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत के अधिकांश राज्यों, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, अंडमान और निकोबार की राजभाषा हिंदी है। बोलचाल के बोलचाल के रूप में हिंदी का प्रयोग लगभग पूरे देश में होता है। यानी कि जो हिंदी है वो हमारी क्या है, वो हमारी राष्ट्रभाषा है। क्यों? क्योंकि अधिकांश जगहों पे जो भारत के जो अधिकांश देश है, वहां पर क्या बोली जाती है, वहां पर हिंदी ही बोली जाती है। अब जैसे यहाँ पे हमें दिखाया गया है, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, अंडमान और निकोबार की राजभाषा क्या, हिंदी ही है, क्योंकि यहाँ पर बोलचाल के लिए हिंदी भाषा का ही अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं उपभाषा। उपभाषा का अर्थ है छोटा रूप। उपभाषा का प्रयोग बोली की तुलना में बड़े क्षेत्र में तथा भाषा के मुकाबले में छोटे और सीमित क्षेत्र में होता है। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती है तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती है। अब यानी कि जो उपभाषा है वो क्या है, उपभाषा का अर्थ क्या होता है, छोटा रूप। किसका छोटा रूप? अब उपभाषा का प्रयोग बोली की तुलना में अधिक यानी कि बड़े क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन जो भाषा के मुकाबले भाषा की तुलना में छोटे और सीमित क्षेत्रों में होता है। और एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है, भाषा, फिर उससे थोड़ा छोटा उपभाषा, फिर सबसे छोटा बोली। अब हम पढ़ेंगे बोली के बारे में। किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग किया जाने वाला भाषा का स्थानीय रूप बोली है। यानी कि किसी क्षेत्र विशेष जगह पे अगर प्रयोग किया जाने वाला भाषा कौन सा है, वो बोली कहलाता है। किसी भाषा अथवा उपभाषा के क्षेत्र में कई बोलियां हो सकती हैं। बोली का स्वरूप साहित्यिक भाषा से बहुत अलग होता है और प्रयोग क्षेत्र उपभाषा से भी अधिक सीमित होता है। जैसे गढ़वाली और छत्तीसगढ़ क्या है, ये सारी बोलियां हैं। इनका प्रयोग दूसरे राज्यों या क्षेत्रों के अन्य भाषा भाषी लोगों के साथ विचारों के आदान प्रदान में ना होकर उसी क्षेत्र के लोगों के साथ होता है। यानी कि जो बोली है, बोली जो भाषा है वो क्या है, वो एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है और सिर्फ बोलने के लिए, यानी कि सिर्फ बातचीत के रूप में बोली का प्रयोग किया जाता है। इसका लिखित रूप में कोई प्रयोग नहीं होता है। और गढ़वाली हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गई, ये क्या है, ये सारी बोलियां हैं जो उन्हीं क्षेत्रों में बोली जाती है जहाँ पे वो लोग रहते हैं और सिर्फ बातचीत के लिए बोली जाती है। ऐसे ही अगला है भाषा और बोली में अंतर। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। अभी हमने देखा कि भाषा जो है वो अलग अलग यानी कि बहुत सारे देशों में बोली जाती है, लेकिन जो बोलियां हैं वो कुछ सीमित क्षेत्रों में ही बोली जाती हैं। तो इसलिए भाषा का क्षेत्र व्यापक हो गया और बोली का क्षेत्र सीमित हो गया। भाषा में साहित्य का सृजन तथा ज्ञान का संग्रह होता है। यानी कि जो भाषा है वो क्या सिखाती है, हमें ज्ञान भी देती है और इसमें साहित्य भी लिखा जाता है। जबकि बोली का क्षेत्र कथा, किंवदंतियों तथा लोकोक्तियों तक ही सीमित रहता है। यानी कि जो बोलियां हैं वो कहाँ तक सीमित हैं, केवल लोकोक्तियों लिखने के लिए और किंवदंतियों को लिखने के लिए ही सिर्फ सीमित है। अब अगला है हमारा साहित्य। अब अगला है
साहित्य, ज्ञान राशि के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य की किसी जाति अथवा राष्ट्र का प्राण होता है। साहित्य ही किसी जाति अथवा राष्ट्र का प्राण होता है। यह किसी देश अथवा जाति को जीवंत रखने का एकमात्र साक्ष्य है। साहित्य ही किसी जाति या देश के अतीत को दर्शाता है। यानी कि जो साहित्य है वो क्या है, एक संचित कोश है, ज्ञान राशि का एक संचित कोश है। और इसके द्वारा क्या होता है, साहित्य की किसी जाति अथवा राष्ट्र का प्राण होता है। यह किसी देश अथवा जाति की जीवांत रखने के लिए, यानी कि अगर हमें किसी जाति का जीवांत रखना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, किसके द्वारा होता है, वो होता है साहित्य के द्वारा। और साहित्य की किसी जाति या देश के अतीत को दर्शाता है, यानी कि साहित्य के द्वारा ही हमें किसी जाति का, किसी देश का क्या अतीत पता चलता है। अगर हम साहित्य को पढ़ते हैं तो हमें किसी जाति या देश का अतीत पता चलता है। इसलिए कहा गया है कि साहित्य क्या देश के अतीत को दर्शाता है। अब अगला है व्याकरण। व्याकरण के द्वारा ही भाषा का शुद्ध प्रयोग सीखते हैं। हर भाषा के अपने अपने नियम और अपनी अपनी व्यवस्था होती है। भाषा की शुद्धता और एकरूपता बनाए रखना ही व्याकरण का कार्य है। यानी कि व्याकरण के द्वारा क्या होता है, व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध रूप से किस प्रकार से हमें प्रयोग करना है इसका पता चलता है। और हर भाषा की अपनी अपनी अपना एक नियम होता है कि इसको इस प्रकार से प्रयोग करना है, इस प्रकार से बोलना है, इस प्रकार से लिखना है, इस प्रकार से पढ़ना है। तो ये क्या है, ये एक नियम होते हैं। तो उन्हीं के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से समझ पाते हैं, बोल पाते हैं, पढ़ पाते हैं। और भाषा की शुद्धता और एक रूपता बनाए रखना ही व्याकरण का क्या है, कार्य है। यानी कि व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा का शुद्ध रूप समझ पाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं व्याकरण के अंग। व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग हैं। कौन कौन से? पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। तो वर्ण विचार में सबसे पहले क्या है, अंग। इस अंग में वर्णों के स्वरूप, भेद, प्रकार आदि के बारे में विचार किया जाता है। यानी कि जो वर्ण विचार है उसमें केवल वर्णों पे अच्छे से विचार किया जाता है। यानी कि वर्णों के स्वरूप पर, उनके भेद पर और उनके प्रकार पर कि कौन कौन से प्रकार है, किस किस प्रकार का किस प्रकार से प्रयोग करना है, ये सब बातें इसमें विचार की जाती हैं। अब अगला है शब्द विचार। इस अंग में शब्दों के स्वरूप, भेद, प्रकार, लिंग, वचन आदि के बारे में विचार किया जाता है। यानी कि शब्द विचार क्या है, अब शब्द विचार में शब्दों के ऊपर विचार किया जाता है कि शब्दों के स्वरूप किस प्रकार से हैं, भेद क्या है, प्रकार क्या है, लिंग, वचन, ये सब क्या है, ये सब शब्दों के विचारों पर, शब्दों के प्रयोग पर विचार किया जाता है कि किस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, किस प्रकार के शब्द होते हैं, शब्दों के भेद कौन कौन से हैं, प्रकार कौन कौन से हैं, लिंग कौन से शब्द लिंग है, कौन से शब्द वचन है, किसका कब प्रयोग करना है, ये सब शब्द विचार के अंतर्गत आता है। अब तीसरा है और आखिरी वाक्य विचार। इस भाग में वाक्य रचना, वाक्य भेद, विराम चिन्ह आदि के बारे में विचार किया जाता है। यानी कि वाक्य विचार में अब किस पे ध्यान दिया जाता है, किस पे विचार किया जाता है, वाक्य रचना पर, वाक्य भेद पर और विराम चिन्हों पर ध्यान रखा जाता है। तो हमने यहाँ पे व्याकरण के 3 अंग देखे, कौन कौन से? सबसे पहले आता है वर्ण, फिर उसके बाद शब्द, फिर उसके बाद वाक्य। यानी कि पहले वर्ण विचार, फिर शब्द विचार, फिर उसके बाद वाक्य विचार। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।